हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मानसी और मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हिस्ट्री मंच के ऊपर। आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में और जानेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट हमें सबसे पहली बार कब देखने को मिला, इसके आने के पीछे रीजन क्या था। और सबसे पहले हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे स्वदेशी के मीनिंग यानी मतलब से ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस जो मीनिंग है यहाँ पर स्वदेशी का, उसको हम एक कहानी के थ्रू समझेंगे। अब कहानी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दो भाई होते हैं। दो भाई के अंदर यहाँ पर जो बड़ा भाई है उसका नाम यहाँ होता है राजू और यहाँ पे जो छोटा भाई है उसका नाम होता है काजू। अब यहाँ पर एक दिन ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों प्लान बनाते हैं कि हम क्या करेंगे ना, हम मार्केट जाएंगे। और ये दोनों मार्केट जाते हैं। अब मार्केट जाकर इनको दिखती है एक टॉय शॉप, तो ये सोचते हैं कि चलो भाई कुछ टॉयज या खिलौने ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो राजू होता है वो क्या लेता है, राजू यहाँ लेता है एक ट्रक को और जहाँ एक काजू होता है वो यहाँ पर लेता है एक बस को। अब होता ये है कि जब काजू ये देखता है कि मेरे भैया ने एक ट्रक लिया है जो कि दिखने में इतना सुंदर तो नहीं लग रहा, तो यहाँ पर काजू अपने भैया को बोलता है कि भैया आपने ये ट्रक क्यों लिया है, आप ये बस ले लीजिए ना, देखिए कितनी सुंदर है दिखने में। तो यहाँ पर जो राजू है वो कहता है काजू को कि देखो ये जो ट्रक है ना ये हमारे देश में बना हुआ है, यानी कि ये स्वदेशी है। और अगर मैं इस ट्रक को खरीदता हूँ तो इससे जो मुनाफा होगा वो हमारे देश के कारीगरों यानी कि हमारे देश के लोगों को होगा। और इसी के साथ जो तुमने बस खरीदी है ये विदेशी है, जब तुम इस बस को खरीदते हो तो इससे होगा क्या, ये मुनाफा विदेशी को होगा। यानी कि स्टोरी से आप ये मतलब निकाल सकते हैं कि स्वदेशी का ये मतलब होता है कि अपने देश की वस्तु का इस्तेमाल करना और जो विदेशी वस्तु हैं उनका बहिष्कार करना। इसी के साथ जब आप स्वदेशी वर्ड को ही देखते हैं तो इसके नाम के अंदर ही इसका मतलब छुपा है। जैसे कि जब आप यहाँ लिखेंगे स्वदेशी, स्वदेशी लिखने के बाद जब आप इसे दो पार्ट्स के अंदर तोड़ेंगे, बांटेंगे, यानी कि स्व जब आप लिखते हैं, यहाँ जब आपने स्व लिखा तो इसका यहाँ पर मतलब ही होता है अपना। और जब आपने यहाँ पर लिखा देशी तो देशी का मतलब होता है देश का, यानी कि हम बता सकते हैं यहाँ पर कि अपने देश का सामान। यानी कि स्वदेशी का मतलब क्या हुआ, अपने देश का। वो अपने देश का कुछ भी हो सकता है, अपने देश का सामान, अपने देश की वस्तु, अपने देश का खाना, यानी स्वदेशी वस्तुएं, स्वदेशी खाना। तो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि हमने ये तो पता चल गया कि स्वदेशी का क्या मतलब है, पर स्वदेशी हमें सबसे पहली बार देखने को कब मिला और जो स्वदेशी है वो सबसे पहली बार कब आया, इसके पीछे आने का रीजन क्या था। तो चलिए उसको जानते हैं। यहाँ पे जो रीजन है स्वदेशी के आने का वो है यहाँ पर बंगाल का पार्टीशन, जो कि 1905 के अंदर हुआ था। अब आप ये सोचेंगे कि 1905 के अंदर बंगाल का पार्टीशन क्यों हुआ था, और हम तो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। पर आपको ये समझना होगा कि जो स्वदेशी मूवमेंट है वो पूरी तरीके से लिंक है, यानी जुड़ा हुआ है यहाँ बंगाल के पार्टीशन से ही। पहले बंगाल का पार्टीशन होता है, उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बनती है जिसके अंदर से स्वदेशी मूवमेंट निकल कर आता है और हमें देखने को मिलता है। तो यानी कि पहले हमें यहाँ बंगाल के पार्टीशन को समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले जानेंगे कि जो बंगाल का पार्टीशन है आखिरकार वो क्यों किया गया। तो होता ये है कि 1899 से लेके 1905 के बीच जो लॉर्ड कर्जन है वो वायसरॉय थे इंडिया के। अब वो बैठे हुए थे तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब आप सोचेंगे क्या आइडिया आता है, वो आइडिया ये था कि क्यों ना हम बंगाल का जो है पार्टीशन कर देते हैं। अब ऐसा उन्होंने क्यों सोचा, वो यहाँ पर रीजन ये देते हैं कि जो बंगाल है वो एरिया वाइज काफी बड़ा है। अब सिर्फ एरिया वाइज ही नहीं, वहां पर जो इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट के अंदर पॉपुलेशन रहती है, बंगाल के अंदर वहां पर उसके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है वो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर वो इस रीजन को देते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो उन्होंने ये रीजन दिया क्या ये आखिरकार में सच था या झूठ। तो आप इस मैप को देखिए, ये जो मैप के अंदर आपको एरिया दिख रहा है एक्चुअल में ये पूरा का पूरा बंगाल है उस वक्त का। अब आप जो ये वाला ब्लू वाला एरिया देखेंगे, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू वाला एरिया या पर्पल वाला एरिया, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये वाला एरिया कौन सा है जब पार्टीशन कर दिया गया था, तो ईस्ट बंगाल का। तो आप देख सकते हैं एरिया वाइज पार्टीशन करने के बाद भी ये भी कितना बड़ा आपको दिख रहा होगा। और जो ये वाला एरिया आप देखेंगे, ये वाला एरिया है पार्टीशन करने के बाद वेस्ट बंगाल का। तो यहाँ पर ये सारे एरियाज जो है
पूरा का पूरा बंगाल का पार्ट थे। अब आप बोलेंगे कि बंगाल इतना बड़ा था कैसे, अब उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले का जो बंगाल है, यानी पार्टीशन से पहले का जो बंगाल है, उसके अंदर आज जो इंडिया की काफ़ी स्टेट है वो आती थी। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ आप समझेंगे कि जो पहले का बंगाल है उसके अंदर आता था बिहार, एक सेकेंड, उसके अंदर जो आज का बिहार है वो आता था। बंगाल तो आएगा ही, तो मैंने उसे नहीं लिखा, तो यहाँ पर बंगाल के अंदर बिहार आता था। यहाँ जो आज का असम है वो भी आता था। इसी के साथ यहाँ आता था उड़ीसा, और यहाँ पर कुछ पार्ट्स जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भी आते थे, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। इसी के साथ जब हम बात करेंगे यहाँ पर कि पार्टीशन के बाद क्या हुआ, तो जब ये हुआ कि इस जो बंगाल वाले पार्ट को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, ताकि कुछ यहाँ पर एरियाज यहाँ पे इसमें वेस्ट बंगाल में डाल दिए जाएंगे, कुछ ईस्ट बंगाल में। अब कौन से एरियाज डाले जाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे वेस्ट बंगाल, यानी कि पार्टीशन हो चुका है 1905 में, और ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा प्लान था ब्रिटिशर्स का। और यहाँ पर आप लिखिए ईस्ट बंगाल। अब इनके एरियाज की हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इनके एरियाज में आता था, जो ईस्ट बंगाल है उसमें डाला गया असम को, तो आप यहाँ असम लिखिए। और यहीं पर जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है उसमें बिहार आ गया, इसी के साथ इसमें उड़ीसा आ गया, साथ में ही यहाँ जो छत्तीसगढ़ के पार्ट थे वो आ गए, तो पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ को यहाँ पर डाल दिया गया। अब ऐसा कर तो दिया गया, तो क्या इससे जो प्रशासन है वो ठीक हो गया होगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर हम पहले ये जानेंगे कि जो ये डिवाइडेशन किया गया, जो डिवाइड किया गया, क्या ये जेन्युइन रीजन था, क्या असल में यही बात थी जो ब्रिटिशर्स ने इसका जो बंगाल का पार्टीशन है किया। अब उसी चीज को हम समझेंगे। ये तो सिर्फ एक बहाना था, देखा जाए तो वो और भी अधिकारियों को नियुक्त कर सकते थे अगर प्रशासन ढंग से नहीं चल रहा। बंगाल को दो भागों में बांटने की क्या जरूरत थी, तो एक्चुअल में उनका रीजन या मोटिव यहाँ पे कुछ और था, वो था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। अब डिवाइड किसे करेंगे, मतलब कि बंगाल को ही तो दो भागों में बांटा है, तो क्या डिवाइड करना। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि वो यहाँ पर हिंदू और जो मुस्लिम है उनको अलग कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि हिंदू मुस्लिम ऐसे कैसे अलग हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर इस मैप को ध्यान से देखिए। ये जो मैप है, अभी हमने बात की थी कि ये वाला एरिया कौन सा है, ये एरिया ईस्ट बंगाल का और ये है वेस्ट बंगाल का। अब इन दोनों एरियाज के अंदर फर्क ये था कि ईस्ट बंगाल के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा रहती थी और वेस्ट बंगाल के अंदर जो हिंदू पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रहती थी। अब ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि अगर हम बंगाल को दो भागों में बांट देंगे, हम यहाँ पे बीच में इसको डिवाइड कर देंगे, तो मुस्लिम्स अपने अलग रास्ते चुन लेंगे और हिंदू अपने अलग रास्ते चुन लेंगे। क्योंकि अभी ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों अभी यूनिटी से रहते हैं, हमें इनकी यूनिटी को तोड़ना है। तो उन्होंने जो डायरेक्ट जो वार है वो किस पे किया, इन दोनों को तोड़ने में और इनकी यूनिटी को तोड़ने में। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का जेन्युइन में हमने रीजन तो ये सुन लिया। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर और क्या रीजन है जो ब्रिटिशर्स ने बंगाल का पार्टीशन किया। होता ये था कि जो बंगाल ऐसी स्टेट थी, उस टाइम पे ऐसा प्रोविंस था जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जो नेशनलिज्म की भावना है, नेशनलिस्ट हो गए, वो देखने को मिलते थे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ राजा राम मोहन रॉय का, तो आप देखिए वो क्या थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने बंगाल के अंदर रहते हुए जो सामाजिक बुराइयां उनका पता लगाया, ब्रिटिशर्स को कहा कि आप इन्हें ख़त्म करिए। जो ब्रिटिशर्स जो चीज़ें करते थे वो उसका भी पर्दाफाश करते थे। तो यानी बंगाल के अंदर बड़े पढ़े लिखे लोग उस टाइम पर थे। और ऐसे ही, ये तो मैंने सिर्फ राजा राम मोहन का नाम आपको बताया, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर नेशनलिस्ट थे जो कि यहाँ पर डिसाइड करते रहते थे कि किस तरीके से हमें जो है चीज़ों को ठीक करना है, हमें ब्रिटिशर्स को समझाना है। तो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि जब तक ये लोग साथ हैं ना, जब तक ये लोग मिले हुए हैं, तो ये इस तरीके से हमारे खिलाफ जाते रहेंगे। और 1857 जैसी क्रांति का जो है उन्हें डर जो है फिर से सता रहा था। तो उन्होंने यहाँ पर सोचा कि हम जब बंगाल की पार्टीशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों दो ग्रुप में बट जाएंगे, जो लोग हैं वो अपने अपने रास्तों को अलग अलग चुन लेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए भी एक रीज़न माना जाता है कि उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया। अब एक और रीज़न क्या था, ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पर जो मुस्लिम एलीट लोग हैं, जो ऊंचे तबके के लोग हैं, उनको अपनी तरफ करना चाहते थे। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ मुस्लिम्स को क्यों, हिंदू को क्यों नहीं,
क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो माइनॉरिटी में थे। कहीं ना कहीं उनके मन में हमेशा ये फीलिंग रहती थी कि हिंदुओं की मेजॉरिटी में होने की वजह से हमारे जो अधिकार है ना वो दब जाते हैं। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने सोचा कि कोई है जो ऐसा सच में फील करता है, अगर हम उनकी तरफ हाथ बढ़ा दें, हम बोल दें देखो हम जो हैं तुम्हारे सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, तो किसी ने हाथ बढ़ाया तो वो जो है झटपट हाथ पकड़ लेंगे। तो इसी चीज़ का फायदा यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने उठाया। और कैसे उठाया, या मैं कहूँ कि ब्रिटिशर्स ने कैसे मुस्लिम्स को अपनी तरफ किया, तो उसके बारे में अब हम जानते हैं। होता क्या है जो लॉर्ड कर्जन है वो ढाका जाते हैं। ढाका में वो जाते हैं और ढाका जाकर वो करेंगे क्या, वो स्पीच देते हैं। आप देख सकते हैं कि वो स्पीच दे रहे हैं। अब वो स्पीच में बोल क्या रहे हैं हम उसके बारे में जानेंगे। वो ढाका जाकर ये कहते हैं कि सुनो मेरे मुस्लिम भाइयों, हम क्या करेंगे ना, हम आपके लिए जो है ईस्ट बंगाल बनाएंगे, जहां पर क्या है ना आप लोग मेजॉरिटी के अंदर होंगे। तो मुस्लिम्स यहाँ पर बोलते हैं कि अच्छा मेजॉरिटी में हम कैसे होंगे। वो यहाँ कहते हैं कि जो ईस्ट बंगाल होगा ना वहां पर आप लोगों की जो संख्या है वो 18 मिलियन होगी, और यहाँ पर जो हिंदू होंगे ना उनकी जो यहाँ पर संख्या है वो 12 मिलियन होगी। तो उनको लगता है कि अच्छा ये इस वाले एरिया में तो हम मेजॉरिटी में हो जाएंगे। तो वो यहाँ कहते हैं हम क्या करेंगे, आप लोगों की कैपिटल बना के देंगे ढाका को। अब अगर आप लोग मेजॉरिटी में हो तो इससे होगा क्या, आप लोग अपनी चला सकते हो, थोड़ा बहुत डोमिनेट तो कर ही पाओगे, और अपने जो अधिकार है जो आपको 50-100 सालों से मिले ही नहीं है, तो आप क्या है उनको भी चला लेना, अपने अधिकारों को बना लेना, प्रोटेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मुस्लिम्स जो है लॉर्ड कर्जन की बात में आ जाते हैं। और यहाँ पे होता क्या है कि मुस्लिम्स यहाँ पर जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसको सपोर्ट करते हैं, बट हिंदूज जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करते। तो आप समझ चुके कि मुस्लिम ने इसे सपोर्ट नहीं किया और हिंदू ने इसे सपोर्ट, जो मुस्लिम है उन्होंने इसे सपोर्ट किया और जो हिंदूज है उन्होंने इसे सपोर्ट नहीं किया। बट आप ये चीज़ जाने कि सारे मुस्लिम्स ऐसे नहीं थे कि सबने जो है इसे सपोर्ट किया, कुछ जो थे इसके अगेंस्ट में भी थे। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आप जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है तो आप इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन कीजिए और देखिए आप निकाल पा रहे हैं इसका आंसर या नहीं। मैं साइड हट जाती हूँ, आप देखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब पहले हम जानेंगे कि व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द बिगनिंग ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसका मेन रीजन क्या था उसके स्टार्ट होने का। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। ओके तो वेरी गुड, आंसर इज सी। तो मेन रीजन यहाँ पर क्या था कि जो बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था वही मेन रीजन था स्वदेशी मूवमेंट के स्टार्ट होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप यहाँ करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये कहता है कि क्या की फीचर था यहाँ पर जो बंगाल का पार्टीशन हुआ उसका, तो उसके फीचर्स के बारे में आप बताएंगे। ओके बताइए। ओके वेरी गुड। सो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है करेक्ट है। यहाँ पर क्या बात कही गई थी, ब्रिटिशर्स ने ये बोला था कि जो बंगाल है उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इसका पार्टीशन कर रहे हैं, बट उनका यहाँ पर जो रियल मोटिव था वो क्या था कि हमें धर्म के आधार पर जो है बंटवारा करना है। तो आप मतलब मैं मान सकती हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे समझ आ चुका है कि क्या यहाँ पे स्टोरी चली है। नेक्स्ट अब हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि जो बंगाल का पार्टीशन हो रहा था और मुस्लिम्स ने इसे सपोर्ट कर दिया था और लॉर्ड कर्जन ने जो खुलेआम पब्लिक स्पीच दी थी ढाका के अंदर जाके, तो क्या ये बात फैलनी नहीं थी, इस बात को तो फैलना ही था। अभी होता क्या है धीरे धीरे जो ये न्यूज़ है वो हर जगह फैलनी स्टार्ट हो जाती है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है उस टाइम पीरियड की कि जो बंगाल का है पार्टीशन होने वाला है। अब यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये बन गई, बट कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि नहीं नहीं ये न्यूज़ तो फेक है। बट क्योंकि कहीं ना कहीं कानो खान एक खबर आ चुकी थी कि बंगाल का पार्टीशन, क्या पता अभी क्योंकि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, पर 50% चांसेस भी तो हो सकता है कि हाँ भाई बंगाल का पार्टीशन हो सकता है। तो सिर्फ इस 50% चांसेस से लोगों ने यहाँ क्या किया, प्रोटेस्ट करना, मीटिंग करना, उन्होंने यहाँ पे जर्नल छापना स्टार्ट कर दिया कि जो यहाँ पे बंगाल का पार्टीशन अगर होता है तो वो क्यों गलत है, क्यों क्या इसके बुरे प्रभाव होंगे। जैसे कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स आते हैं जो कहते हैं अपने न्यूज़पेपर के अंदर कि बंगाल का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ऐसी न्यूज़ आती है तो आप अभी से पेटिशन लिखें, अभी से आप मीटिंग करें, अभी से आप विरोध करें ताकि एक्चुअल में कोई पार्टीशन हो ना जाए। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कुछ मेन लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं, यहां पर हो गए अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्ता, और यहीं पर हो गए पृथ्वीश चंद्र रे, पृथ्वीश चंद्र रे। तो जो ये लीडर्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे भी आप इनके नाम बार बार देखेंगे क्योंकि जो बंगाल का पार्टीशन है इनके अंदर इन्होंने जो है मेन रोल प्ले किया था। अब ये लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर छापते हैं। अब न्यूज़पेपर कौन कौन से हो गए अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे जैसे हो गया संजीवनी, यहीं पर हो गया बंगाली, यहीं पर हो गया हिताबदी। तो ये ऐसे न्यूज़पेपर थे जिसको जो भारत की काफी ज्यादा जनता पढ़ती थी। सुबह सुबह मॉर्निंग में अखबार आ जाता था, वो पढ़ते थे। अब मतलब कि पॉपुलर न्यूज़पेपर थे। अब जैसे ही न्यूज़पेपर्स के अंदर ये खबर छपी कि भाई पार्टीशन होने वाला है, ऐसी ऐसी चीजें लोगों तक फैली, तो यहाँ पे होता क्या है, कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पर 69 पेटिशंस जो है, 69 पेटिशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर भेजे जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किस लिए? कि जो बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं वो आपको नहीं करना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, आप सोचेंगे कि इतने लोग विरोध कर रहे थे तो क्या बस 69 पेटिशन उन्होंने भेजे? एक्चुअल में आप ध्यान रखिए कि 69 पेटिशन जरूर थे, पर इन पे आप अगर सोचे तो इतने लोगों के हस्ताक्षर थे यानी सिग्नेचर थे। तो अगर मैं आपको यहाँ पर नंबर बताऊं तो यहाँ पर जो 70,000 लोग हैं उन्होंने इन पर साइन किया था कि यहाँ पर जो आप बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं वो आपको नहीं करना। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे लोग चाहते थे कि बंगाल का पार्टीशन ना हो। और आप ये भी ध्यान रखिए कि सोचिए 70,000 लोगों ने सिर्फ साइन किया है, पर क्या सिर्फ 70,000 ही होंगे? इसके अलावा भी और लोग होंगे जो चाहते हैं बंगाल का पार्टीशन ना हो बट वो साइन नहीं कर पाए होंगे। तो आप देखिए कितना जो खुलेआम, सिर्फ न्यूज भी नहीं आई है, विरोध स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ अब यहाँ क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन पर दबाव बनाया जाता है। यहाँ पे इतनी सारी मीटिंग्स रखी जाती है। दबाव किस चीज़ का? ये प्रेशर बनाया जाता है कि किसी भी तरीके से जो ब्रिटिशर्स बंगाल का पार्टीशन करने वाले हैं वो उस चीज़ को रोक दे। बट ब्रिटिशर्स जो है इस चीज़ को कभी नहीं मानने वाले थे और इन दी एंड वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम बंगाल का पार्टीशन करेंगे। जैसे कि आप देखें तो 19 जुलाई 1905 के अंदर जो है उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी कि बंगाल का हम पार्टीशन करेंगे। बट अभी तक उन्होंने जो है इसको डेट नहीं दी थी कि किस दिन जो है पार्टीशन होगा। बट एक अनाउंसमेंट हो चुकी है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो मतलब अब जो लोग हैं उनको ये कहना चाहते थे वो कि आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि अब पार्टीशन तो होने वाला है और ये होकर ही रहेगा। तो अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पार्टीशन की जैसे ही बातें हुई या आई तो लोगों ने बहुत यहाँ पर रेजिस्ट किया। पर ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स थे और होता क्या है कि वो यहाँ पर दे देते हैं डेट भी पार्टीशन की कि हम जो है 16 अक्टूबर 1905 को यहाँ पर पार्टीशन करेंगे। अब उन्होंने पार्टीशन की न्यूज़ दे दिया है तो यहाँ पर इंडियंस क्या चुप बैठेंगे? अब आप सोचेंगे क्या इंडियंस यहाँ पर मारपीट करेंगे? उनके पास इतने हथियार ही नहीं है उस टाइम पे। उन्हें पता है कि अगर हम करेंगे भी कुछ हथियार लाकर भी तो जो ब्रिटिशर्स के पास है ना यहाँ पर बहुत एडवांस हथियार है, वो हमें बहुत आसानी से कुचल सकते हैं। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस बार ब्रिटिशर्स को कमज़ोर करेंगे उनकी अर्थव्यवस्था को गिराकर। कैसे? यानी कि हम करेंगे ब्रिटिशर्स का बायकॉट। और यहीं पर अगर मैं बात करूं 7 अगस्त 1905 के अंदर बायकॉट रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है। यानी कि यहीं से शुरुआत हो जाती है स्वदेशी मूवमेंट की पहली बार। यानी कि आप देख सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट जो हमारा आज का टॉपिक है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बंगाल के पार्टीशन से। और ये किस तरीके से लिंक है कि ब्रिटिशर्स ने कहा हम बंगाल का पार्टीशन करेंगे और इंडियंस विरोध करने के लिए उनके पास जो है हथियार वगैरह कुछ नहीं था, पर उन्हें ब्रिटिशर्स को कमजोर करना था। तो कमजोर अब उन्होंने क्या तरीका अपनाया उनको करने के लिए? यहाँ पे उन्होंने अपनाया बायकॉट यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और अपनी स्वदेशी चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे। यानी कि यहाँ से शुरुआत हो जाती है स्वदेशी मूवमेंट की। अब यहाँ होता क्या है कि स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत कर दी गई थी, पर उसी के
कुछ टाइम बाद यहाँ पर बंगाल का पार्टीशन हो जाता है, क्योंकि डेट तो अनाउंस कर दी गई थी और उस टाइम तक लोग जो है इतना दिखा नहीं पाए थे कि एक्चुअल में बाइकआउट होता क्या है, इतना टाइम ही नहीं मिला और इतने में बंगाल का पार्टीशन हो गया। अब यहाँ पे पार्टीशन जो हो रहा है, आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, क्योंकि जो इसके अंदर आप ये फीचर्स देखेंगे ना, ये बाद के जो भी आंदोलन आएंगे उनके अंदर आपको ये नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि जब 16 अक्टूबर को पार्टीशन हुआ, उस दिन लोगों ने उस दिन को शोक दिवस की तरह मनाया। लोग यहाँ पर बहुत दुखी थे। अब दुखी थे तो उन्होंने इसे जाहिर कैसे किया? उन्होंने यहाँ कोई दंगे फसाद नहीं किए, उन्होंने यहाँ शांतिपूर्वक चीजों को यहाँ अपनाया। कैसे? उन्होंने यहाँ फास्ट रखा, उन्होंने यहाँ व्रत रखे और अपने घर का चूल्हा नहीं जलाया, यानी लोगों ने उस दिन कुछ खाना नहीं खाया। लोगों ने यहाँ पर हड़तालें की। कैसी हड़तालें? शांतिपूर्वक हड़तालें। इसी के साथ यहाँ पर लोगों ने किस तरीके से और भी चीजें कि आप उसको जाने, यहाँ पे लोग जो है नंगे पैर चलते हैं, मतलब कि रोड पे जो है वो नंगे पैर चल के जाते हैं। अब आप इस पिक्चर को देखेंगे और आप इस चीज को समझ पाएंगे। यहाँ लोग जा रहे हैं, हड़ताल चल रही है। ये कैसी हड़ताल? शांतिपूर्वक हड़ताल, जिसके अंदर कोई शोर शराबा नहीं है। बस ये सारे लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि सब लोग मिलकर ये दिखाना चाहते हैं ब्रिटिशर्स को कि देखिए हम इतने सारे लोग जो है ना, जो आपने बंगाल का पार्टीशन किया है उससे बहुत दुखी हैं। अब ये दिखाते हैं, ये सब लोग जो है वंदे मातरम को गाते हुए चलते हैं। इन्होंने पैरों में जूते चप्पल कुछ नहीं पहना होता और ये नंगे पैर जो है रोड पर चल के जाते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे इसी दिन लोग जो है गंगा में स्नान करते हैं। क्यों? जो ब्रिटिशर्स ने पाप किए थे उनको किसी ना किसी को तो धोना पड़ेगा, तो यहाँ पे लोग जाते हैं, यहाँ पे गंगा में स्नान करते हैं, वंदे मातरम गाया जाता है। इसीलिए जो लोग जो है पार्टीशन के अंदर अलग हो चुके थे, उनका जो एरिया है वो अलग हो चुका था, तो जो लोग एक दूसरे के अंदर यूनिटी की भावना रखते थे, एकजुटता की भावना जिनमें थी, वो एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधते हैं। आप देखिए राखी बांधी जाती है ये दिखाने के लिए कि हम जो है बेशक एरिया से अलग हो चुके हैं, पर जो हमारे दिल हैं वो आज भी बहुत जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। तो आप देख सकते हैं फीचर्स जो है आपको किसी और आंदोलन में भारत के कभी नहीं दिखाई देंगे। तो स्वदेशी आंदोलन जो है, ये अगर मैं बात करूँ, आप इसको फील करें एज ए इमोशन, तो ये बहुत ही प्यारा आंदोलन है जो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अब जो ब्रिटिशर्स ने करना था वो तो उन्होंने कर दिया, बट अब हमें यहाँ ये देखना है कि अब जो इंडियंस हैं उनका क्या रिएक्शन होगा। इंडियंस यहाँ पर सोच चुके थे कि जो उन्होंने करना है करेंगे, अब वो अपना यहाँ पर दिखाते हैं असली रूप। अब कैसे? यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स की जाती हैं। अब उनमें से एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है जो कि पूरे भारत में या मॉडर्न इंडिया में बताऊं कभी नहीं हुई थी। उस मीटिंग के अंदर 50 से 75 हजार लोग इकट्ठा होते हैं। आप सोचिए 50 से 75 हजार लोग कितने होंगे जब वो इकट्ठा हुए और यहाँ पे मीटिंग के लिए वो वहाँ पर आए हैं। अब ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो यहाँ पे जो आनंद मोहन बोस है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, उन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था। अब इस मीटिंग की खास बात क्या है, ये स्टेटमेंट को आप पढ़िए। ये स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई अब्दुल रसूल के द्वारा, जो कि इस मीटिंग के यहाँ प्रेसिडेंट बने थे। इस मीटिंग में ये कहते क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं, इतने लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं और ये कहते हैं कि जो चीज ना हम 50 से 100 सालों के बीच नहीं कर पाए, यानी जो यूनिटी 50 से 100 सालों के बीच हमें देखने को नहीं मिली, वो बंगाल के पार्टीशन की वजह से सिर्फ हमें 6 महीने में देखने को मिल गई। तो यानी कि ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं जब इतने लोग इकट्ठा होते हैं। इनको फील होता है कि हाँ, भारत के लोग जो है बहुत यूनिटी में विश्वास रखते हैं, एकजुटता में विश्वास रखते हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत ही इमोशनल मूवमेंट होता है। अब यहाँ पे मीटिंग की जाती है और मीटिंग के अंदर बताया जाता है कि आपको किस तरीके से अब आगे क्या प्लान होगा बायकॉट का। अब बात करते हैं उस बायकॉट के प्लान के बारे में, बट उससे पहले क्योंकि मीटिंग की गई तो यहाँ पे लीडर्स बताए गए कि स्वदेशी मूवमेंट को कहाँ पर कौन प्रमोट करेगा। तो चलिए उन लीडर्स की यहाँ हम बात करते हैं। तो ये लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जहाँ पे जो ये नोट्स आप एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आता है कि स्वदेशी मूवमेंट को इंडिया के अंदर किस लीडर ने कहाँ पर लीड किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पंजाब, कि पंजाब के अंदर इस जो मूवमेंट है इसको किसने लीड किया। तो यहाँ पे जो लाला लाजपत राय है, लाला लाजपत राय प्लस अजीत सिंह जो हैं,
उन्होंने यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट किया, कहाँ पे, पंजाब के अंदर। इसी के साथ जब हम बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक, तो उन्होंने इस जो स्वदेशी मूवमेंट है इसको प्रमोट किया महाराष्ट्र के अंदर, पूना और बॉम्बे के अंदर, पूना एंड बॉम्बे। इसी के साथ जब हम मद्रास की बात करते हैं तो स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट किया गया मद्रास के अंदर। एक सेकेंड स्टूडेंट। तो मद्रास की जब हम बात करते हैं तो मद्रास के अंदर जो चिदम्बरम पिल्लई है, माय गॉड, एक सेकेंड, अब लिखिए आप, मद्रास के अंदर जो चिदम्बरम पिल्लई हैं, उन्होंने इस स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट किया। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे जो साउथ इंडिया है, वहां पर इस मूवमेंट को लीड करते हैं बिपिन चंद्र पाल, और यहीं पर दिल्ली के अंदर भी हम बात करेंगे तो दिल्ली के अंदर इसको लीड करते हैं सैयद हैदर रेजा। सैयद हैदर रेजा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि ये जो कैंपेन है यानी कि जो स्वदेशी मूवमेंट है उसको कौन से एरियाज में किसने लीड किया। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि मैप पे देखने की कि कौन से एरियाज में कहाँ किसने लीड किया, क्योंकि जब आप मैप पे चीज़ों को करते हैं एरिया वाइज तो आपको ज़्यादा समझ आता है। जैसे अभी हमने यहाँ बात की थी कि तमिलनाडु यानी मद्रास के अंदर चिदम्बरम पिल्लई ने इसको लीड किया, महाराष्ट्र के अंदर हमने बात की थी तिलक ने यहाँ पे लीड किया, यहीं पर जब हमने बात की पंजाब की तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने इसे लीड किया। जब दिल्ली की हमने बात की तो चलिए कमेंट सेक्शन में सब दिल्ली में बताएंगे कि किसने लीड किया। अब यहाँ पर जब हमने साउथ इंडिया की बात की तो जो बिपिन चंद्र पाल थे उसने इस कैंपेन को लीड किया था। दिल्ली के अंदर सब बताएं, वेरी गुड। तो दिल्ली के अंदर जो सैयद रेजा खान है उन्होंने जो है इसको लीड किया था। अब मैं आपसे अगर पूछूं, मैंने आपको इससे पीछे जो है बंगाल के बारे में नहीं बताया, तो बंगाल के अंदर किसने लीड किया, अभी मैंने आपको पीछे कई जो लीडर्स हैं जिन्होंने जर्नल्स छापे थे तो उनके नाम भी बताए थे। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि बंगाल के अंदर कौन कौन से लीडर्स इस कैंपेन को जो है वो लीड कर रहे थे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो बॉयकॉट है, जो गाइडलाइंस दी गई थी, जो बड़ी सी मीटिंग हुई थी बरीसल के अंदर, तो वहाँ पर कहा गया था कि आपको बहुत बड़े लेवल पे बॉयकॉट करना है, सिर्फ विदेशी वस्तुओं का नहीं, विदेशी वस्तुओं से आगे बढ़कर भी आपको बॉयकॉट करना है। अब क्या बॉयकॉट करेंगे आप आगे बढ़ के, तो उसके बारे में आप जानिए। यहाँ कहा गया कि आप क्या करेंगे, जो ब्रिटिशर्स के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो कोर्ट हैं, इसी के साथ जो गवर्नमेंट सर्विसेज हो गई, आपको उसे भी बायकॉट करना है। अब आप देखिए जो बायकॉट सिर्फ वस्तुओं तक सीमित था, अब देश के अंदर जो ब्रिटिश सरकार ने उन्होंने अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन बनाया हुआ है उसको बायकॉट करने की भी बात की गई। यहाँ कहा गया कि हमें इतना बायकॉट करना है उनकी सर्विसेज का कि जो ब्रिटिशर्स है वो अनवर्केबल हो जाए, वो काम ही ना कर पाए, अपना प्रशासन को ही ना चला पाए। अब यहीं पर ये अपना जो जनता है अपना रोष, अपना क्रोध दिखाने के लिए क्या करती है, जो फॉरेन क्लोथ्स आते थे या उनके पास जो फॉरेन के क्लोथ्स थे उनको पब्लिकली जलाती है, बर्न करती है। इसी के साथ यहाँ पर महिलाएं विरोध दिखाने के लिए क्या करती हैं, जो बैंगल्स पहनती थी, जो विदेश से चूड़ियाँ आती थी जिन्हें वो पहनती थी, वो इनका बायकॉट कर देती हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो प्रीस्ट हैं, जो पंडित हैं, वो फॉरेन की शुगर को यूज़ करते थे, वो उसका बायकॉट कर देते हैं कि हम आज से फॉरेन से जो शुगर आते हैं नहीं खाएंगे। इसी के साथ सोचिए जो वॉशरमैन है, धोबी है, वो कहता है कि अगर कोई मुझे फॉरेन के क्लोथ्स धोने को देगा तो मैं उसे नहीं धोऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कितनी उत्साह की यहाँ पर भावना थी और कितने बड़े लेवल पे जो यहाँ पर बायकॉट किया जा रहा था। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे कि बायकॉट तो किया जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। अब इसी टाइम पे हमें स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे इसका एक और फीचर ये है कि कई समितियां देखने को मिलती है, कई ऑर्गेनाइजेशन बनती है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम आता है वो यहाँ पे स्वदेश बांधव समिति, जिसको बनाया था यहाँ पर अश्विनी कुमार दत्त ने। अब ये जो समिति बनी थी इसकी 159 ब्रांचेस थी, तो आप याद रखेंगे कि 159 ब्रांचेस इसकी थी। अब ये जो ब्रांचेस है ना, ये अलग अलग एरियाज में भारत के फैली हुई थी, जैसे कुछ सिटीज में थी, कुछ विलेज में थी, कुछ टाउन में थी, कुछ डिस्ट्रिक्ट में थी। तो इस तरीके से सारी चीजें जो है फैली हुई थी।
थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो ये समितियां बनी थी ये करती क्या थी, इनके काम क्या थे। तो ये यहाँ पर जो है लोगों को मोटिवेट रखने के लिए देशभक्ति गीत वगैरह गाती थी, उन सब का प्रोग्राम बनाती थी। इसी के साथ ही लोगों को जो है फेमाइन वगैरह कुछ आया है तो वहाँ पर जो है रिलीफ देने का काम करती थी, क्योंकि हम एक देश के अंदर रहने वाले लोग हैं, हम एकता में बिलीव रखते हैं। अगर हमें पता है हमारे जो एरिया के अंदर कोई रहता है, कोई जिसको वो दिक्कत से गुजर रहा है, वो फेमाइन किसी आपदा से गुजर रहा है, तो हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ ब्रिटिशर्स के जो सामान है उसको बायकॉट करेंगे। अगर हम उसकी हेल्प कर देते हैं तो भी हम ये दिखाते हैं कि हमारे अंदर कितनी यूनिटी है। इसी के साथ यहाँ पर ये क्या करता है, क्योंकि बायकॉट की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि हम जो है विदेशी सामान उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आप सोचिए, हमने विदेशी सामान को इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया है, पर आपके पास खुद का भी तो कोई सामान होना चाहिए। स्वदेशी आप कब यूज करेंगे, जब आपके पास खुद के भी कोई सामान होंगे यूज करने के लिए। अब आपके पास सामान ही नहीं है तो आखिरकार आप कुछ दिन तक तो बायकॉट करेंगे, पर नीड के चलते हुए आपको ब्रिटिशर्स का सामान खरीदने तो जाना पड़ेगा ही। और यहीं पर ये इसीलिए जो ये समितियां हैं क्राफ्ट ट्रेनिंग देती हैं, स्वदेशी क्राफ्ट ट्रेनिंग। क्या आप देखिए, आप जो अपने देश के अंदर जो बाहर ब्रिटिशर सामान बना के लेकर आते हैं, तो देखिए आप भी इस सामान को कैसे बना सकते हैं। अगर आप भी खुद सामान बनाने लगेंगे तो लोग भी आपका सामान खरीदने लगेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर लोगों को प्रमोट किया जाता है। अब नेक्स्ट इसका और एक और फीचर यहाँ पे क्या होता है, लोगों को और भी मोटिवेट करने के लिए, उनको स्वदेशी मूवमेंट के लिए और भी जोर शोर से भाग लेने के लिए यहाँ पर फेस्टिवल का जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं, जो एक गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो गणपति फेस्टिवल है वो तिलक ने स्टार्ट किया था 1893 के अंदर। अब 1893 के अंदर कोई और भी चीज़ हुई थी, तो आप स्टूडेंट्स मुझे ये बताएंगे कि 1893 के अंदर और क्या हुआ था, तो कमेंट में आप सब बताएंगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, यहाँ पर होता है शिवाजी फेस्टिवल। अब शिवाजी फेस्टिवल को भी तिलक ने स्टार्ट किया था 1896 के अंदर। अब ये स्टार्ट कहाँ किए गए थे, बॉम्बे के अंदर इनको स्टार्ट किया था तिलक ने। तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे सब। ओके, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 1893 के अंदर एक और चीज हुई थी। यहाँ पर जो गांधी जी है वो साउथ अफ्रीका यहाँ पर अपने केस के लिए गए थे। तो आप इस तरीके से अगर आप गणपति फेस्टिवल को भी याद रखना चाहते हैं कि उसकी डेट क्या है, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा 1893 के अंदर जो गांधी जी है वो भी साउथ अफ्रीका गए थे, और यहाँ पर जो गणपति फेस्टिवल है वो भी तिलक ने स्टार्ट किया था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये तिलक ने बॉम्बे में स्टार्ट किए थे, आपने टाइम पीरियड देखा, पर यहाँ पे 1905 के अंदर वो फिर से इन फेस्टिवल को लेके आते हैं, पर इस बार जगह अलग थी। जगह कौन सी थी, यहाँ पर जगह थी बंगाल। अब इनको क्यों लेकर आया गया, ताकि आपको भी पता है जब फेस्टिवल कोई आता है तो आपके जो घर के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, सब इकट्ठे होते हैं, सब खुशियां मनाते हैं उस दिन। तो इनका यही मकसद था कि जब कोई फेस्टिवल हम मनाएंगे, लोग इकट्ठे होंगे, हंसी खुशी का माहौल होगा, लोगों को प्रेरणा मिलेगी, जो यूनिटी और एकजुटता की भावना है वो और आ पाएगी। तो ये यहाँ पर इनका मेन रीजन था। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ, कई लोग हैं उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको ऐसी बातें समझ नहीं आती कि अच्छा आपको स्वदेशी में क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ड्रामा क्रिएट करते थे, यानी कि लोक नृत्य वगैरह किए जाते थे। आप में से कई लोग हैं जिन्होंने रामलीला यहाँ पर देखी होगी, तो आप में से बताएंगे मुझे किस किस ने जो है रामलीला एक्चुअल में वहां जाकर देखी है। अब जब आप लोग रामलीला को देखने जाते होंगे तो आप क्या देखते हैं कि आपको पहले का इतिहास नहीं पता था, आपने पढ़ा भी नहीं था, पर आपने उसको सामने से वो ड्रामा जो कर रहे हैं रामलीला के अंदर वो होते देखा, तो आपको जो इतिहास एक स्टोरी है वो पता चल गई, क्योंकि आपके सामने विजुअली वो चीज़ करके दिखाई गई, तो आपको ज़्यादा समझ आया। तो यहाँ पर क्या किए जा रहे थे, यहाँ पे विजुअली जो ड्रामा है, थिएटर है, फोक थिएटर जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, जिससे जो लोग है किसी को स्वदेशी मूवमेंट वगैरह समझ नहीं आता या हमारे भारत का इतिहास नहीं पता, तो वो इसको देखकर समझ सकता है, उसको बहुत आसानी से समझ आ पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा था। अब इसी के साथ यहाँ पर बात की जाती है, जो मीटिंग्स होती है, यहाँ पर एक नई गाइडलाइंस निकलती है कि आपको यहाँ पर क्या करना है। हमारा मेन जो एम है वो क्या है, आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ रिलायंस बनना। तो यही से यानी कि जो स्वदेशी का मोटिव है वो देना
स्टार्ट कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आत्मशक्ति आपको आत्मशक्ति में विश्वास रखना है, आपको आत्मनिर्भर बनना है। तो इस तरीके की यहाँ बात की जाती है। नेक्स्ट, अब बात तो कर दी गई कि आपको जो सेल्फ रिलायंस बनना है, तो अब आप क्या करेंगे, अपने खुद के सामान निकालेंगे, जो भारतीय अपने खुद के सामान बनाएंगे। अब ये भी तो हो सकता है कि भारतीयों ने अपना सामान बना दिया है और वहीं पर विदेशियों ने भी बना दिया है। तो अब मान लो मैं खरीदने जाती हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बाहर से आया है, और मान लीजिए ये विदेश से आया और ये वाला जो सामान है ये स्वदेशी या भारत में बना है। अब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, पर जो स्वदेशी सामान बना है अगर उस पर इस तरीके की फोटोज लगा दी जाए तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, अरे ये तो हमारे देश का सामान है। हमें जो ये दो सामान रखे हैं बहुत आसानी से हम उसमें समझ पाएंगे कि हमें इस वाले सामान को उठाना है। तो इस तरीके से जो स्वदेशी सामान थे उस पर इस तरीके की जो फोटोज है वो लगा दी जानी शुरू कर दी गई, ताकि लोग जो है बहुत आसानी से जो है यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट जो है कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर खुद की माचिसें बनाना स्टार्ट कर दिया गया। अब माचिसों पे भी देखेंगे आप, इंडियन साइन है, यहाँ पर इंडियन पिक्चर है, हाथी है उस टाइम का, वहाँ पर झंडा उसने लिया हुआ है, ताकि लोग जो है समझ जाए कि हमारे देश की माचिस है और हमें इसे खरीदना है। इसी के साथ यहाँ क्या किया जाता है, जो कपड़े हैं उस पर यहाँ पे जो भारत माता है उसकी फोटो लगा दी जाती है कि लोग समझ पाए कि उन्हें हमारे देश के कपड़े खरीदने, ना कि जो ब्रिटिशर्स लेकर आए हैं, जो फॉरेन से आए उनको खरीदना है। अब नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हुई, पर आप एक चीज़ को ये भूल जाते हैं यहाँ कि हमने ये देखा था कि ब्रिटिशर्स को सारी चीज़ें बाइकआउट करने की वजह से हमने जो स्कूल और कॉलेजेस है उनको भी बाइकआउट किया था। आप ज़रा सोचिए, अब बच्चे स्कूल जा नहीं रहे तो वो पढ़ाई भी तो कर रही है, पढ़ाई कहाँ करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए होता क्या है, बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पर बनाया जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, यानी कि यहाँ पर अब भारत के अंदर क्या होगा, नेशनल स्कूल बनाए जाएंगे, हमारे स्वदेशी स्कूल बनाए जाएंगे, जिसके अंदर बच्चे अब आकर पढ़ेंगे। यानी जो गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है उस टाइम पर, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट है, हम उनके स्कूल में बच्चों को नहीं भेजेंगे। अब बच्चे जो है स्वदेशी यानी जब नेशनल स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर उनको लेकर आने के लिए कुछ ना कुछ तो उन्हें अट्रैक्ट करना पड़ेगा ही। तो ये कहा गया कि हम आपको हमारे जो नेशनल स्कूल्स हैं उनके अंदर वर्नाकुलर लैंग्वेज, आपको अपनी मातृभाषा जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाएंगे। अब ब्रिटिशर्स के जब वो स्कूल में जाते थे उन्हें इंग्लिश पढ़नी पड़ती थी, अब इंग्लिश उस टाइम पे उन्हें आती नहीं थी, तो जो पढ़ाई है वो उन्हें समझ ही नहीं आती थी। पर अगर आप उन्हें उनकी मातृभाषा लोकल लैंग्वेज के अंदर पढ़ाओगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि अच्छा ये सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर क्या बात कही गई है। तो यहाँ पर वर्नाकुलर लैंग्वेज पर जैसे ही जोर दिया गया तो बच्चे बहुत आकर्षित हुए और बहुत बड़े लेवल पे नेशनल स्कूल्स के अंदर इंडियन जो भारतीय बच्चे थे वो आना स्टार्ट हो गए। इसी के साथ यहाँ पर कहा गया कि आप जो है स्वदेशी जब अपना रहे हो और विदेशियों का बहिष्कार कर रहे हो तो आपको यहाँ पर खुद की फैक्ट्रीज भी बनानी चाहिए, खुद के बिजनेस भी आपको स्टार्ट करने चाहिए कि आपके पास इतना सामान हो कि जो हमारे देश के लोग हैं वो हमारे सामान को खरीद पाए। मान लीजिए अब कुछ ही लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ लोगों की ही पूर्ति यहाँ पर हो पाएगी, कुछ लोग ही जो है यहाँ पर अपना सामान ले पाएंगे, बट बाकियों का क्या, बाकियों को तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स से दोबारा सामान लेने जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो देश के लोग हैं जो उन्होंने सामान बनाया वो तो यहाँ पर पूरा है ही नहीं। तो इसीलिए कहा गया कि आप लोग यहाँ पर अपने बिजनेस खोलना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहीं पर हम देखते हैं जो टेक्सटाइल मिल है, कपड़ा उद्योग है, वो खुलने स्टार्ट होते हैं। यहीं पर साबुन जो कि हर किसी की जरूरत है, कपड़ा भी हर किसी की जरूरत था, जो माचिस है, हर घर में चूल्हा जलाना है, माचिस चाहिए, तो उनकी फैक्ट्रीज खुलनी स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ अगर आप यहाँ देखेंगे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारी चीजें जो ब्रिटिशर्स के पास जाना पड़ता था इंडियंस को पहले इन सब चीजों के लिए, अब जो भारतीय लोग थे उन्होंने खुद ने ये सारी चीजों को खोलना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि चलो ये बिजनेस खोल तो रहे थे इंडियंस, तो क्या ये सक्सेसफुल भी हो रहे थे? तो हाँ, ये उस टाइम पे बहुत सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेकर आई हूँ, जैसे कि जो आचार्य पीसी रे हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी बंगाल केमिकल फैक्ट्री खोली थी जो बहुत ज़्यादा फेमस होती है आगे चल के। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर स्वदेशी को प्रमोट करना है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। अब और भी यहाँ पर कई चीज़ें होती है कि हम जो है लोगों को जो मोटिवेट रख पाए, उनको बरकरार रख पाए बॉयकॉट करने के लिए। तो यहाँ पर लिखे जाते हैं देशभक्ति गीत। जैसे यहाँ पर एक नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर का, उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये माना जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर उन्होंने यहाँ लिखा अमार सोनार बांग्ला।
अब जब उन्होंने यह हमार सोनार बांग्ला लिखा तो लोग जो है बहुत मोटिवेट हुए, और अगर मैं बात करूं तो आज ये जो है बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी है। अब इसी के साथ आप देखिए इतना जो प्रचार यहाँ पर किया जा रहा है स्वदेशी मूवमेंट का, पर बच्चों तक ये बात को कैसे पहुंचाया जाए, बच्चों को कैसे समझाया जाए कि जो स्वदेशी मूवमेंट है वो क्या होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, लिटरेचर कहानियों के थ्रू बच्चों को बताया गया। जैसे कि यहाँ पर बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ठाकुर मार झूली की कुछ कहानियां थी जो स्वदेशी मूवमेंट को समझाने के लिए बच्चों को सुनाई जाती थी, और इसे किसने लिखा था, जो दक्षिणा रंजन मित्र मजूमदार है उन्होंने लिखा। इन कहानियों के जरिए बच्चे जो हमारा इतिहास है, जो हमारा ट्रेडिशन है, उसको बहुत अच्छे से समझ पाते थे और बहुत ही प्रोत्साहित रहते थे। अब वो भी समझ चुके थे कि स्वदेशी मूवमेंट होता क्या है, किसके जरिए, कहानियों के जरिए। तो अब बच्चा बच्चा, बड़े से बड़ा और बूढ़ा से बूढ़ा, यह सब समझ चुके थे कि यह स्वदेशी मूवमेंट क्या है, हमें क्या करना है, हमें तो चीज़ों को बायकॉट करना है, खुद के बिजनेस खोलने हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ की जा रही थी। अब हम बात करेंगे कि और यहाँ क्या किया गया, लोगों को मोटिवेट करने के लिए पेंटिंग बनाई गई। जैसे कि भारत माता की पेंटिंग बनाते हैं अबिंद्रनाथ टैगोर, जो कि बहुत फेमस होती है उस टाइम पर भी और आज के टाइम पर भी, एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है। अब हम बात करेंगे कि जो स्वदेशी मूवमेंट था, जो इतना आगे बढ़ा, इतना अच्छे तरीके से सारा वर्क किया, ये क्यों डिक्लाइन हो गया, क्यों ये जो है हमें यहाँ पर स्वतंत्रता, जो इंडिपेंडेंस है जो हमें 1947 में मिली, क्यों ये हमें उससे पहले स्वतंत्रता को नहीं दिला पाया। अब इसके अपने कुछ रीजंस हैं, हम उस रीजंस की बात करते हैं। अब सबसे पहला रीजन यहाँ क्या आता है कि आपने देखा कि जो लोग हैं वो यहाँ पर धड़ल्ले से बायकॉट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। पर आप ये तो सोचिए, ब्रिटिशर्स इतने टाइम से ऐसे चुपचाप बैठ के देख रहे हैं कि कर, वो क्यों ऐसे चुपचाप बैठे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे चलो पार्टीशन किया है, गुस्सा है, थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा। पर अब ब्रिटिशर्स ये सोचते कि भाई कितना टाइम हो गया, ये मान ही नहीं रहे, हमारी जो इकनॉमी है वो ख़राब हो रही है इनकी वजह से। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर एक्शन उठाना स्टार्ट करते हैं। कैसे एक्शन, वो कहते हैं कि हम जो है अब मीटिंग्स को बैन करेंगे, जो आप स्ट्राइक पर जाते हैं वो बैन करेंगे, जो जर्नल्स न्यूज़पेपर यहाँ पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ चीज़ों को छापते हैं हम उन्हें बैन करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूं, यहाँ पर बरिसल के अंदर कॉन्फ्रेंस की जा रही थी जिसके अंदर बहुत सारे लोग थे। यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है, यहाँ पर जो पुलिस है उसको ऑर्डर देते हैं और यहाँ पे बहुत लोगों की बेरहमी से जो पिटाई है की जाती है, उनको पनिश किया जाता है। तो ब्रिटिशर्स जो है अब एक्शन में आ चुके थे। अब और क्या रीज़न थे, और यहाँ पर रीज़न ये था कि जो यहाँ पर कांग्रेस है, कांग्रेस कहीं ना कहीं लीड करी थी स्वदेशी मूवमेंट को। अब होता क्या है कि 1906 के करीब जो कांग्रेस है उसके बीच में यहाँ पर इंटरनल जो डिस्टर्बेंस थी वो आना स्टार्ट हो जाती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आ चुके थे। अब कैसे, जो यहाँ पर कांग्रेस थी उसके बीच में उसके अंदर दो गुट थे। दो गुट कैसे, एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट थे। अब मॉडरेट हमेशा ब्रिटिशर्स का साथ देते थे, वो कहते थे कि ब्रिटिशर्स ने जो किया है ना वो गलत तो किया, पर हम क्या करते हैं ना, हम पेटिशन भेज देते हैं उनको, उनसे प्रेयर कर लेते हैं कि प्लीज़ आप इसको हटा दीजिए, आप ऐसा ना कीजिए। पर यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि हमारा देश है, हम इस देश के अंदर रहते हैं, हम क्यों किसी से यहाँ पर प्रेयर करेंगे, हम क्यों किसी को यहाँ पेटिशन भेजेंगे। हम यहाँ पर जो है हक से अपनी जो भी हमें चीज़ें करनी है, बॉयकॉट करना है या कुछ भी हमें नया बनाना है तो हम हक से बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं और ये हमारा देश है। तो इस तरीके की दोनों की सोच थी और दोनों के बीच में धीरे धीरे इन्हीं बातों को लेके लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और 1907 के अंदर जो कांग्रेस है वो दो भागों में बढ़ जाती है सूरत के सेशन के अंदर। तब जब कांग्रेस के लीडर जो है, जो सपोर्ट करते वो आपस में लड़ रहे, तो क्या वो स्वदेशी मूवमेंट पर ध्यान दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। और यही जब लीडर ही नहीं है आपके पास तो जो मूवमेंट है उसको लीड कौन करेगा? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। अब इसी के साथ यहाँ क्या होता है कि एक पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज ये पूरा का पूरा मूवमेंट कहीं ना कहीं नहीं था। कैसे? प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं दी जाती थी। कैसे दें? क्योंकि लीडर्स जो हैं डिफरेंट पार्ट्स में है, कोई कहीं है कोई कहीं है, कोई कभी दे रहा है, तो जनता को एक प्रॉपर आइडिया नहीं है। और अगर आपका स्ट्रक्चर सही नहीं है कि आपको मूवमेंट को लीड कैसे करना है तो आप कहीं ना कहीं डर ही जाओगे। जैसे बिल्डिंग है, इसका अगर स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है तो ये गिर गई। ऐसे ही जो स्वदेशी
मूवमेंट है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बताया गया था कि आपको इस चीज के बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो वो भी यहाँ पर कितना टाइम तक चल पाएगा। एक टाइम पर वो भी जो मूवमेंट है वो बंद तो हो गई। अब लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से कर रहे हैं जो कर रहे हैं, जिसको कपड़े जलाने वो जला रहे हैं, जिसको कुछ बायकॉट करना है वो कर रहे हैं, जिसको अपना चलाना है वो चला रहे हैं। तो एक गाइडलाइंस जो है वो प्रॉपर सबको एक जैसी नहीं दी जा रही। इसी के साथ मैं बात करूं, जैसे गांधी जी इसके बाद आए, तो गांधी जी ने जो मूवमेंट्स किए थे उन्होंने लोगों को, वही एक लीडर थे तो उन्होंने सबको एक जैसी गाइडलाइंस दी, तो लोग कंफ्यूज नहीं हुए। अब यहाँ पर स्वदेशी के अंदर इतने सारे तो लीडर्स हैं, कोई किसी पार्ट में कोई किसी पार्ट में, तो इतने लीडर्स की सबकी अपनी अपनी राय है, कुछ लोग उनकी बात मानते हैं, कुछ लोग उनकी बात मानते हैं। तो इस तरीके से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई और जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो नहीं बन पाया। इसी के साथ यहाँ पे होता क्या है कि एक टाइम के बाद जो लोग हैं उनकी एनर्जी भी लो होगी। आपने 1905 के अंदर ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था कि आप थकेंगे नहीं। लोग जो इतने टाइम से लगे हुए हैं इस मूवमेंट के अंदर, 2 से 3 साल हो गए, तो वो थकेंगे भी। तो लोग की जो एनर्जी है, वो जो पहले जैसा जोश है, अब वो यहाँ नहीं रहता। अब नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं कि आप इस क्वेश्चन को करिए, देन मैं आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट चीज बताती हूँ। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ उसके अंदर आपको कौन कौन से लीडर्स देखने को मिलते हैं, तो बताइए कमेंट में। ओके, तो ठीक है सब, ये सारे के सारे जो लीडर्स हैं हमें स्वदेशी मूवमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। अब मुझे पता है कि जितना भी मैंने आपको इस क्लास के अंदर बताया तो आप इन चीज़ों को समझे होंगे। अब मैं आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन ये देती हूँ कि आप लोगों को ये बताना है कि जो ये स्वदेशी मूवमेंट हुआ, क्या स्वदेशी मूवमेंट वेस्ट था? क्या इसने कुछ भी हमारी कंट्री को कंट्रीब्यूट नहीं किया? जो इसके बाद की मूवमेंट हुए उसके अंदर इसका कोई कंट्रीब्यूशन था या नहीं? तो आप ये जो है इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं आपके आंसर का वेट करूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके इस कंट्रीब्यूशन वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं इसके लिए आपके लिए एक स्पेशली क्लास भी लेकर आऊंगी। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।